नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। और नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का तीसरा लेक्चर होने वाला है और जिसमें हम महाकाव्य युग से लेकर मौर्य साम्राज्य तक, मतलब फ्रॉम द एपिक एज टू द मौर्यन एम्पायर, हम तमाम मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं और जो भी जहाँ भी मध्य प्रदेश का नाम या मध्य प्रदेश से जुड़े हुए भौगोलिक भूभाग का कोई भी हिस्सा जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी आपने हमारे सोशल मीडियाज़ पे हमें कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन, साथ ही हमारे जो भी वीडियोस हैं उनसे संबंधित पीडीएफ जिसको आप अपने नोट्स की तरह उपयोग कर सकते हैं, उपलब्ध रहती है। साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको संपूर्ण जानकारी समय दर समय नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कि मध्य प्रदेश को अगर हम महाकाव्य युग के दौरान देखें तो हमें क्या क्या जानकारियां मध्य प्रदेश से मिलती हैं। तुलसीदास जी श्री राम से चित्रकूट के पास मिले। तुलसीदास जी को श्री राम के माध्यम से जो उनका ज्ञान था, जो उनने बाद में श्री राम भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया, वह चित्रकूट के घाट पर प्राप्त हुआ। इसके लिए कहा भी जाता है कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। यहाँ पे एक अनुसुईया आश्रम है, जहाँ कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने अपने पति की आयु के लिए वो यमराज से भी लड़ गई थीं, वहाँ से अपने पति को लेकर आई थीं। तो अनुसुईया, जो माता अनुसुईया हैं, उनके आश्रम में भी श्री राम ने विजिट किया और यह भी चित्रकूट में ही स्थापित है। बात करें कि लंका, तो यह माना जाता है एपिक्स के अनुसार, महाकाव्यों के अनुसार, कि जो लंका है जो कि वर्तमान जबलपुर या अमरकंटक के पास कहीं स्थापित है। और एक इसी क्षेत्र में एक पत्थर है जो माना जाता है कि वहाँ पे लक्ष्मण जी विराजमान हैं और वो लंका पर नज़र रखे हुए हैं, जैसा कि श्री राम ने उनको निर्देश दिए हुए हैं। माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था वाल्मीकि आश्रम में, और वाल्मीकि आश्रम के स्थापित होने की जो संभावित स्थान है वह माना जाता है कि जो तमशा नदी है या तमश या फिर टॉन्स रिवर है, उसके आसपास कहीं वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था, जहाँ पे लव और कुश का जन्म हुआ। और अगर हम टॉन्स रिवर की बात करें तो यह झुलेरी गांव जो कि कैमूर पहाड़ियों में स्थापित है और सतना के निकट से टॉन्स रिवर निकलती है। लव कुश ने यहाँ जन्म लिया ही, और साथ ही कुश ने जो है यहाँ पे कौशल प्रांत पे काफ़ी लंबा शासन किया, काफ़ी अच्छे शासक रहे ये, और यह वर्तमान छत्तीसगढ़ में कौशल प्रांत स्थापित है। हम चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट सतना और उत्तर प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है, और सतना की बॉर्डर पे जो उत्तर प्रदेश के पास टच करती है वहाँ पे चित्रकूट पड़ता है। चित्रकूट थोड़ा मध्य प्रदेश में और थोड़ा उत्तर प्रदेश में, मतलब जो इंटरस्टेट बॉर्डर है वह चित्रकूट से गुजरती है। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं कर लेते हैं। तो शत्रु घाटी, जो कि शत्रुघ्न के पुत्र थे, उनने विदिशा पर शासन किया। हम आगे मैप में देखेंगे विदिशा की लोकेशन। तो यह भी एक एपिक, एक महाकाव्य से जुड़ा हुई घटना है। यहाँ पे माना जाता है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत हैं, इन इलाकों में निषाद जनजाति, निषाद ट्राइब ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, और सबसे मजबूत जो जनजाति थी इस क्षेत्र में राज करने वाली थी वह थी निषाद ट्राइब। यहाँ पे हम जाने कि त्रेता युग के समाप्त होने के बाद, मतलब रामायण से संबंधित जितनी भी कहानियाँ हम जानते हैं वह सभी घटित हुई हैं त्रेता युग में। फिर होता है द्वापर युग की शुरुआत, और जहाँ पे घटित होती है महाभारत। तो अब कुछ महाभारत से संबंधित कहानियों पर चर्चा कर लेते हैं। और माना जाता है कि जो महाभारत है उसमें, जो कि हम सभी जानते हैं कि पांडवों और कौरवों के बीच झगड़ा हुआ, जहाँ पांडवों का साथ दिया बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र के जो भी राज्य थे उन्होंने। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र से जो पांडवों के साथ थे उनमें थे वत्स, काशी, छेदी, कौरुष, दर्शना और मत्स्य। उसके बाद अगर हम बात करें कि मालवा क्षेत्र ने, मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र के जितने भी शासक थे उनने साथ दिया कौरवों का, जिसमें महेशमती, अवंती, भोज, विदर्भ, उसके बाद कठिक, निषाद और बशुभी। तो इनमें मुख्य रूप से जो मेन इस क्षेत्र के जो राज्य हुए हैं उसमें महेशमती, उज्जैनी और कुंडलपुर रहे हैं। चलिए आगे बात करें कि महाजनपद एज, जो कि छेदी की बात करें, यहाँ पे हम छेदी महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो जो जानकारियाँ मिलती हैं तो पूरे भारत में यहाँ पे 16 महाजनपद हुए। मतलब अगर हम डेवलपमेंट देखें गाँवों का, तो पहले छोटे छोटे से लोग कबीलों में रहना आरंभ किए, फिर गांव बने, फिर जनपद बने, फिर महाजनपद बने।
तो जैसे आज हम पंचायत में भी देखते हैं जनपद पंचायत इस तरीके से, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य जिसको उस समय महाजनपद बोला जाता था, और एक महाजनपद में कई सारे जनपद भी आते थे। चलिए, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है इसमें छेदी और अवंती दो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अवंती को अगर हम वर्तमान में लक्षित करें तो उज्जैन वाला क्षेत्र, और छेदी को लक्षित करें तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। छेदी महाजनपद की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थापित था। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं कि यह छेदी महाजनपद, और ये जो मध्य प्रदेश की पूर्वी हिस्सा है ये त्रिपुरी माता जबलपुर, और यहाँ इस क्षेत्र में छेदी महाजनपद मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थापित था। यहाँ की कैपिटल शक्तिमती थी। यहाँ देखिए छेदी के पास आपको यहाँ शक्तिमती लिखा हुआ मिल जाएगा, सुक्तिमती, शक्तिमती, जैसा भी प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगे। उसके बाद वन ऑफ इट्स ब्रांच जो कि कलिंग में थी, मतलब एक और छेदी महाजनपद की एक और ब्रांच हुआ करती थी जो कि कलिंग उड़ीसा में पाई जाती है, और वहाँ का एक महान शासक हुआ है खारवेल। तो कलिंग जो ब्रांच थी छेदी महाजनपद की उड़ीसा में, और वहाँ के शासक का नाम याद रखेंगे जिनका नाम था खारवेल। उसके बाद शिशुपाल जो कि किंग था छेदी महाजनपद का, उसका सिर कृष्ण जी के द्वारा काट दिया गया था। शिशुपाल और कृष्ण के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया था, कोई झगड़ा हो गया था, तो नाम याद रखना है कि शिशुपाल का सिर जो श्री कृष्ण जी ने काटा था, वह शिशुपाल जो व्यक्ति है वह छेदी महाजनपद का एक राजा हुआ करता था। जैसे जैसे छेदी महाजनपद कमज़ोर होती गई वैसे वैसे मगध एम्पायर वहाँ पर प्रभावशाली होता गया, और मगध ने छेदी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये देखेंगे हम कि यहाँ पे छेदी है, यहाँ पे बिहार वाले क्षेत्र में मगध है, और मगध यहाँ से विस्तार करना शुरू करता है। मगध तो फिर एक टाइम ये लगभग संपूर्ण भारत में मगध का विस्तार हो जाता है। पहले मगध छेदी तक विस्तार करता है। शुरू में मगध के अवंती के साथ अच्छे संबंध होते हैं, बाद में अवंती के साथ संबंध मगध के बिगड़ जाते हैं, और मगध आगे जाके अवंती पर भी कब्जा कर लेता है, और बाद में फिर तो अवंती ही इस क्षेत्र में काफ़ी मजबूत एक साम्राज्य था। आप यहाँ पे अगर देखें तो जो हाईलाइट हो रखा है तो अवंती वाला क्षेत्र काफ़ी बड़ा हाईलाइट हो रखा है। ये लगभग 500 साल ईसा पूर्व की बात है। इसी के लगभग बौद्ध भी थे, और यहाँ पे जो अवध हैं यहाँ पे हुआ करते थे बिंबिसार। उसके बाद चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते ही हैं। तो बात करें हम अवंती महाजनपद की, तो अवंती जो था वेस्टर्न एमपी था, मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थापित था ये, और अवंती को दो भागों में विभाजित किया गया था, उत्तर अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तर अवंती की जो का शासन था वो मतलब राजधानी थी वह थी उज्जैनी के हाथ में, और उज्जैनी मतलब उज्जैन वर्तमान, और दक्षिण अवंती महेश्वती मतलब महेश्वर। चलें आगे बात करें तो चंद्रप्रयोदत्ता अवंती का एक बहुत ही नामी गिरामी शासक हुआ है, और अधिकांश जो हिस्ट्री है चंद्रप्रयोदत्ता से संबंधित ही अवंती के बारे में डिस्कस की जाती है। चंद्रप्रयोदत्ता के समय में बुद्ध और बिंबिसार दो बड़ी शख्सियतें हुआ करती थीं, और मतलब जो इनके कंटेम्प्रेरी हैं उसी समय बुद्ध काल भी शुरू हो जाता है, और बिंबिसार जो कि मगध का शासक हुआ करता था। उसके बाद प्रयोदत्ता वॉज एक्सपर्ट इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट, मतलब प्रयोदत्ता का काफ़ी इंटरेस्ट था, हाथियों को वह डोमेस्टिकेट करता था अपने घरों में, मतलब पालतू पशुओं की तरह रखता था। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें अवंती के, तो अवंती से जुड़े हुए बेसिकली ये हैं। तो मगध के एक किंग हैं बिंबिसार जो कि हरण्यक डायनेस्टी से संबंधित हैं, हरण्यक वंश से संबंधित हैं। और इसके बाद फिर हम आगे कुछ और वंश देखते हैं, जैसे महापद्मनंदा जो कि धनानंद वगैरह नंद डायनेस्टी से थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, वो मौर्य डायनेस्टी से होते हैं। और शिशुनाग वगैरह फिर आगे ये शिशुनाग डायनेस्टी से होते हैं। चलिए तो बात करें हम सेंट जीवक, इनने अपने एक राजवैद्य थे जीवक, जिन्हों को इनने भेजा था, जीवक को भेजा था। प्रयोदत्ता जो चंद्र प्रयोदत्ता हैं वो काफ़ी बीमार थे, उनको पीलिया हो गया था, मतलब जॉन्डिस हो गया था। माना जाता है कि वह बीमारी जॉन्डिस थी। आपको अलग अलग किताबों में कहीं आपको मलेरिया के भी सबूत मिल जाएंगे, कुछ किताबें मलेरिया भी लिखती हैं। चलिए तो बात करें कि प्रयोदत्ता के इलाज के लिए जीवक उस समय के काफ़ी फेमस वैद्य हुआ करते थे, जो कि बिंबिसार के दरबार में सेवा दिया करते थे। तो जीवक आए थे प्रयोदत्ता का इलाज करने, और उस समय जब हम बात कर रहे हैं लगभग 500 बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम, जब मतलब ईशा के जन्म के 500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो इनके संबंध थे काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। फिर बिंबिसार जो थे उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो इनने कंस्ट्रक्ट एक काफ़ी मजबूत पाटलिपुत्र में एक काफ़ी मजबूत जो है एक किला निर्माण करवाया था। अजातशत्रु के समय तक इनके जो संबंध हैं बिंबिसार के, जिस प्रकार से अवंती से थे, मतलब मगध के शासक थे बिंबिसार, और अवंती के जो चंद्र प्रयोदत्ता हैं उनसे अच्छे संबंध थे। लेकिन बिंबिसार अजातशत्रु तक आते आते मगध और अवंती के संबंध बिगड़ने लगे, और पाटलिपुत्र में, मतलब वर्तमान पटना में, बिहार पटना की बात कर रहे हैं हम, बहुत मजबूत एक फोर्ट, एक किला का निर्माण करवाया गया, ताकि जो मगध है उसको सुरक्षित रखा जा सके।
उसके बाद शिशुनाग जो आगे आते हैं, शिशुनाग जो शिशुनाग डायनेस्टी से ही संबंधित, शिशुनाग वंश से ही संबंधित हैं और मगध के काफ़ी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। इनने नंदीवर्मन जो कि अवंती साम्राज्य का एक राजा था उसको हराया और अवंती को मगध का हिस्सा बना लिया। मतलब हम अब अगली पूरा पूरा वंश बदल गया। अब हम बात करते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे बिंबिसार की, जो कि हर्णिक डायनेस्टी से थे, हर्णिक वंश से थे, और अब हम शिशुनाग की बात कर रहे हैं जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से थे, शिशुनाग वंश से थे। और उनने नंदीवर्मन को हराकर अवंती पे कब्जा कर लिया और अब मगध का पार्ट बन गया, अवंती मगध के अंदर आ गया। चलिए आगे बात करें। आगे और हमें एक और जानकारी मिलती है प्रशस्ति प्रमाण के माध्यम से। प्रशस्ति प्रमाण ये बताता है कि जो पालक थे, जो कि प्रयोदता, चंद्र प्रयोदता के पुत्र थे, उनने कौशाम्बी जो कि वत्स की कैपिटल है, वत्स महाजनपद भी हुआ है, उस पर कब्जा कर लिया था। चलिए हम वत्स और कौशाम्बी को एक बार देख लेते हैं। तो ये है वत्स और यहाँ पे है कौशाम्बी। तो अवंती के जो मतलब चंद्र प्रयोदता के पुत्र थे पालक, उनने जाके यहाँ कौशाम्बी में कब्जा कर लिया था। और जब इन ये कौशाम्बी पे कब्जा करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मगध को डर लगेगा कि भाई ये तो राज्य विस्तार की नीति अपना रहे हैं, और फिर ये इस तरफ से मतलब क्योंकि मगध यहाँ पे छेदी तक विस्तार कर लिया था। जैसे ही छेदी में शिशुनाग मतलब छेदी वगैरह यहाँ पे मगध के अंदर आया तो इनका राज्य बढ़ गया, और जैसे ही यहाँ पे अवंती का विस्तार ये कौशाम्बी वत्स के पास देखने को मिलता है तो मगध बौखला जाता है और मगध अवंती के खिलाफ होने लगता है। अलग अलग अवधारणाएँ हैं। तो ये जानकारी खैर हमें मिलती है अगर हम सोर्स की बात करें तो प्रशस्ति प्रमाण से। उसके बाद त्योथर जो हैं रीवा का जो क्षेत्र है, यहाँ से बुद्ध पीरियड के स्तूप वगैरह मिलते हैं। त्योथर जो रीवा का क्षेत्र है यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, मतलब बेसिकली सतना रीवा के आसपास के इलाके हैं ये, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे बुद्ध के ज़माने के कुछ स्रोत। उसके बाद नंद डायनेस्टी, मतलब धनानंद, महापद्मनंद, इन सब की बात कर रहे हैं हम। तो ये लगभग 350 वर्ष ईसा पूर्व की बात है, जिसने छेदी मतलब ऑक्यूपाई कर लिया था, छेदी पे कब्जा कर लिया था और अपना पूरा जो साम्राज्य है यहाँ पे विस्तार कर लिया था। तो अभी हमने जाना कि जो ये डायनेस्टी है कौन सी, मौर्य मतलब मगध एम्पायर, उसने क्या कर लिया, छेदी महाजनपद पे कब्जा कर लिया। चलिए अब मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए अशोक। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जिनने मौर्य वंश की स्थापना करी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर हमेशा मौत का खतरा मंडराता रहता था। तो उनके जो वाइफ हैं वो हमेशा मतलब उनके जो गुरु थे मतलब विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य, तो चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में हमेशा थोड़ी मात्रा में विष मिलवाते रहते थे, ताकि धीरे धीरे चंद्रगुप्त को अगर किसी प्रकार से खाने में विष दिया जाए तो चंद्रगुप्त का शरीर इतना विषाक्त हो चुका हो कि वह विष से उनकी मौत ना हो। लेकिन एक बार चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी ने चंद्रगुप्त का खाना खा लिया, वह गर्भवती थी, तो उनके पेट में मतलब जो बालक था तो उस विषाक्त खाने से उनकी मौत हो गई, और जो बालक हुआ उसके माथे पे एक बिंदु या एक मार्क मिला। तो माना जाता है कि शायद वो विष की वजह से उनके माथे पे वो मार्क पड़ गया। व्हाटएवर, अगर हम जेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो ये विष की वजह से मार्क पड़ा हो चाहे नहीं वो अलग बात है। ये कहानी थी आपको कनेक्ट करने के लिए इस टॉपिक से, क्योंकि कहानियों से इतिहास ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम अगर आप याद रखेंगे, नाम याद रखने के लिए इस कहानी को याद रखें कि उनकी माँ ने विष खा लिया था, इसलिए उनके माथे पे बिंदु आ गया था, इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा। अब बिंदुसार के कई सारे पुत्र हुए, जिसमें से एक अशोक भी थे, जो कि अशोक बिंदुसार के लगभग माना जाता है कि 100 पुत्र हुए, जिसमें से एक अशोक थे। अशोक बोला जाता है कि बहुत कुरूप थे, बहुत सुंदर नहीं थे, इसलिए अशोक को बिंदुसार पसंद नहीं करते थे, और बिंदुसार को सबसे प्रिय थे सुशीम। तो होता क्या है कि तक्षशिला, आगे हम तक्षशिला को मैप पे देखेंगे, तक्षशिला का गवर्नर बना दिया गया सुशीम को, और अशोक को बना दिया गया अवंती क्षेत्र का गवर्नर। तो अशोक की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, तो इनको बना दिया गया अवंती का गवर्नर। अवंती को बोला गया क्योंकि अब काफ़ी बड़ा हो गया था मगध एम्पायर, तो अवंती चक्र का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया अशोक को, मतलब प्रशासक बना दिया गया। फिर अशोक ने अपने, जब वो यहाँ के प्रशासक थे अवंती क्षेत्र के, तो इनने महादेवी जी जो कि उनकी पहले प्रेयसी थी, बाद में उनकी वाइफ हो गई, जो कि विदिशा से संबंधित थी। अब महादेवी के बारे में 2 कहानियाँ मिलती हैं। एक ये कि अब महादेवी विदिशा के कोई बड़े सेठ की, वही कोई बड़े व्यापारी की पुत्री थी, जिनसे जाके अशोक ने शादी कर ली। और एक और कहानी मिलती है कि विदिशा के शासक की पुत्री थी। चलिए जो भी हो, लेकिन महादेवी संबंधित है विदिशा से, ठीक है। और फिर बाद में अशोक की क्योंकि पत्नी हो गई थी, तो फिर तो विदिशा की रानी, राजकुमारी कुछ भी कहला सकती हैं वो। उसके बाद इनने स्तूप बनवाया महादेवी के प्रेम में, महादेवी के कहने पर, महादेवी को खुश करने के लिए इनने उज्जैनी मतलब उज्जैन में एक वैश्य टेकरी बनवाई, जो कि एक बौद्ध स्तूप है।
उसके बाद अशोक लगभग 2 बार तक्षशिला गए अपने भाई के खिलाफ हुए रिवोल्ट को शांत करने के लिए। मतलब उसी समय तक्षशिला में जहाँ पे इनके भाई सुसीम शासन किया करते थे, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनने क्या बोलते विद्रोह कर दिया और अशोक को जाके वो विद्रोह शांत करना पड़ा। तो हम ये देखें तो ये मौर्यन एम्पायर लगभग संपूर्ण भारत में हो गया था। यहाँ पे जो सबसे जो नीचे का पार्ट है ये कुछ रह गया था और ये लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रों तक ये फैला हुआ था। तो यहाँ जो ये पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर है, यहाँ पे आपको ये तक्षशिला देखने को मिलेगा। तो अशोक यहाँ उज्जैन से तक्षशिला गए थे अपने भाई की रक्षा करने के लिए। और चलिए, और यहाँ सांची देख सकते हैं, आगे हम सांची के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये सांची है, यहाँ बोध गया है और यहाँ पाटलिपुत्र है, जहाँ पे अभी हमने देखा था कि एक बड़े फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। मतलब इनसे सुरक्षा करने के लिए इन अजातशत्रु ने, जो कि बिंबिसार, याद रखेंगे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार हिरण्यक वंश से हैं, बिंबिसार के पुत्र हैं अजातशत्रु, जिनने पाटलिपुत्र में किलाबंदी करवाई थी। अब हम बात करेंगे मिथ्स, कुछ कहानियाँ हैं अशोक के बारे में, सही हैं कि गलत वो नहीं जानते, लेकिन कहानियाँ हैं सो जरा जान लेते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। अशोक ने कहा जाता है कि क्योंकि अब ये अपने पिता को पसंद नहीं थे और काफ़ी चक्रवर्ती शासक तो ये थे ही, काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो इनने अपने 99 भाइयों को मार डाला था राजगद्दी पाने के लिए। और जब अशोक राजा बन गए उसके बाद, अभी जो हमने बात देखी कि इनने वैश्य टेकरी बनवाई या महादेवी जी से शादी करी या 2 बार तक्षशिला युद्ध लड़ने गए, लेकिन अब इनने राजा बनने के बाद जो काम किए, तो इनने सांची का स्तूप बनवाया जो कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। फिर इनने एक रूपनाथ, ये विजिट करने गए होंगे, एक कटनी के पास है, यहाँ पे शिव और पार्वती का मंदिर है और यहीं पे एक पत्थर पे लिखा हुआ है, जो ये अपना लगभग इनको 1-1.5 साल हो चुके थे जब तक बौद्ध धर्म अपनाए, तो जो भी इनके विचार थे बौद्ध धर्म से संबंधित, क्योंकि इनका काम था ये बौद्ध धर्म को इनने काफ़ी प्रचार प्रसार किया, तो इनने वहाँ लिखवाया और यहाँ पर इनका नाम लिखा मिलता है देवनाम प्रिय, मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्रिय अशोक। मतलब अशोक नहीं लिखा, देवनाम प्रिय बस लिखा है वहाँ पे। तो इनने अपने नाम को इस तरीके से वहाँ खुदवाया था और यहाँ पे जो ये इंस्क्रिप्शन है वह ब्राह्मी और पाली भाषा में लिखा हुआ है। मतलब जो स्क्रिप्ट है लिपि में ये लिखा हुआ है ब्राह्मी और पाली में। और इसके बाद गुजर्रा इंस्क्रिप्शन जो कि दतिया में लिखवाया इनने। चलिए थोड़े से इंस्क्रिप्शंस या भी जो इनने लिखवाए हैं उनके बारे में देखें। तो जो मुख्य 4 की बात करें हम, तो रूपनाथ जो कि कटनी में है, ये कई किताबों में आपको जबलपुर मिल जाएगा क्योंकि ये पहले जबलपुर के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में विभाजन जो भी ये डिस्ट्रिक्ट डिवाइड वगैरह होते हैं उसके बाद वर्तमान में ये कटनी में है। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये दमोह से जबलपुर जाने वाले रास्ते में कहीं आप इसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो इनका नाम है वो देवनाम प्रिय लिखा हुआ मिलेगा। फिर पंगुड़िया जो कि सलकनपुर सीहोर के पास है, वहाँ पे इनका प्रियदर्शी नाम लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद गुजर्रा जो इंस्क्रिप्शन है ये दतिया के पास है, यहाँ पे इनको देवनाम प्रियदर्शनी अशोक लिखा मिलेगा। तो आप देखें ऊपर सिर्फ देवनाम प्रिय लिखा है, उसके बाद पनगुड़िया में सिर्फ प्रियदर्शी लिखा है और गुजर्रा में देवनाम प्रियदर्शनी अशोक लिखा है। और सारों मारों में इनके नाम से संबंधित जानकारी मुझे नहीं मिली, अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था महाजनपद काल तक का एक सफ़र। और इसके बाद हम मतलब आफ्टर मॉडर्न एम्पायर जो भी है, मौर्य काल के बाद जो भी घटनाएं भारत में घटी और उनका मध्य प्रदेश पर जो भी प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम आगे जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और जितनी भी कहानियाँ इस पूरे पार्ट से जुड़ी हुई हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने लर्निंग में हेल्प कर रही होंगी। थैंक यू सो मच। बने रहिए नॉलेज बुक के साथ और देखते रहिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। थैंक यू।